खबर बांग्लादेश से है, जहां की धरती पर एक बार फिर से संगीत, संस्कृति और अभिव्यक्ति की आजादी पर हिंसा की छाया साफ तौर पर पड़ रही है। जहां मंच पर सुर गूंजने वाले थे, पत्थरों की आवाज वहां पर सुनाई दी। जहां एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था अपनी 185वीं वर्षगांठ मना रही थी, वहां अचानक डर, अफरा तफरी की खबर सामने आई। दरअसल ये पूरा मामला बांग्लादेश के फरीदपुर जिले से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार की रात फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट स्कूल की 185वीं एनिवर्सरी के समापन समारोह का आयोजन किया गया था। ये स्कूल इस क्षेत्र की सबसे पुरानी सरकारी संस्था में से एक है, जिसकी स्थापना 1840 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। समारोह के अंतिम दिन मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट प्रस्तावित था। शिक्षक समेत कई छात्र और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। लेकिन रात करीब 9:30 बजे जैसे ही जेम्स के मंच पर आने का समय हुआ, तभी स्थिति अचानक बिगड़ने लगी। आयोजकों के अनुसार इसी दौरान कुछ बाहरी लोगों ने जबरन कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने की कोशिश की। ये लोग ना तो आयोजन समिति से जुड़े थे, ना ही आमंत्रित दर्शकों में से कोई शामिल थे। बता रहे हैं कि जब सुरक्षा कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो स्थिति हिंसक हो गई। दरअसल इन लोगों ने अचानक ईंट पत्थर और कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। भीड़ मंच की ओर बढ़ने लगी। कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कई छात्र और दर्शक इस हमले में घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होता देख फरीदपुर जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। रात करीब 10 बजे आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर मुस्तफिजुर रहमान ने मंच से घोषणा की। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला उपायुक्त के निर्देश पर जेम्स का कॉन्सर्ट रद्द किया जाता है। इस हिंसक घटना में कुल 20 लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर छात्र शामिल थे। वर्षगांठ कार्यक्रम के प्रचार और मीडिया उप समिति के संयोजक राजबुल हसन खान ने बताया कि कॉन्सर्ट को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारियां की गई थी, लेकिन इस अचानक हमले ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया और किस उद्देश्य से हुआ। फरीदपुर की घटना अकेली नहीं है। दरअसल हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में कलाकारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर लगातार हमले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ढाका के प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्थान छायानाट पर भी भीड़ ने अटैक किया था। हमलावरों ने 6 मंजिल इमारत में घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी। कई कमरों में आग लगा दी थी। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला, हारमोनियम और वायलिन को नुकसान पहुंचाया था और कुछ सर्वर को आग के हवाले कर दिया था। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि ऐतिहासिक दस्तावेज, किताबें और कलाकृतियों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। फरीदपुर की घटना या ढाका के सांस्कृतिक स्थानों पर हमले, ये सभी घटनाएं एक गहरी चिंता की ओर इशारा करती हैं। ये केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और सांस्कृतिक अस्तित्व पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर से युद्ध के सबसे भयावह चेहरे का गवाह बन रही है। आसमान में सायरनों की चीख, धरती पर विस्फोटों की गूंज। दरअसल 27 दिसंबर की रात जब दुनिया शांति की एक संभावित बैठक की तैयारी देख रही थी, उसी वक्त मिसाइल और ड्रोन ने कीव को ढला दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से जारी संघर्ष लगातार और घातक और बड़ा हो रहा है। इसी कड़ी में 27 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। यह हमला न केवल सैन्य दृष्टि से अहम था, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बेहद संवेदनशील समय पर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल, 4 बैलिस्टिक मिसाइल और कई क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही कई ड्रोन कीव पर दागे गए। इसके आसपास के इलाकों में भी साफ तौर पर यही मंजर देखने को मिला। बता रहे हैं कि जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इस हमले का असर केवल कीव तक सीमित नहीं रहा। कीव से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ब्रावरी शहर में जो बिजली थी, वह आपूर्ति ठप हो गई। अचानक अंधेरे में डूबे इस शहर के लोग दहशत में आ गए। ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कीव के महापौर ने खुद सामने उनको आना पड़ा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे तुरंत शेल्टर में चले जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी हवाई हमलों की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की उम्मीदें, चर्चा लगातार आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच रविवार को फ्लोरिडा में प्रस्तावित शांति बैठक की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में रूस का यह हमला कई सवाल खड़े करता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे पहले शुक्रवार को कहा था कि ट्रंप के साथ होने वाली बैठक शांति समझौते की दिशा में एक अहम कदम हो सकती है। यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 20 बिंदुओं का शांति प्लान लगभग 90% तक तैयार बताया गया। इस प्रस्तावित योजना में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और सहयोगी देशों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कोई भी शांति समझौता उनकी मंजूरी के बिना लागू नहीं होगा।
इस बयान ने कूटनीतिक समीकरणों को और जटिल बना दिया। इसी बीच रूस ने भी अपने सैन्य रुख को और आक्रामक कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके दक्षिणी यूक्रेन में मोर्चों पर बल आगे बढ़ रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार जॉर्जिया क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में रूस ने कब्जे कर लिए। दरअसल रूस ने यह भी कहा कि 20 से 26 दिसंबर के बीच उसने यूक्रेन पर एक भारी और 5 समूह हमले किए। इन हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। रूस का दावा है कि ये हमले यूक्रेन द्वारा रूस पर नागरिक संगठनों पर यहां पर किए गए थे। बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य यूक्रेन की रक्षा उद्योग, ऊर्जा सुविधा, परिवहन नेटवर्क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सैन्य उपकरणों के भंडारण को निशाना बनाना था। यानी कि रणनीतिक ढांचे को कमजोर करना इस हमले का मुख्य लक्ष्य था। यह पूरा घटनाक्रम ये संकेत देता है कि 4 साल से जारी यह संघर्ष अभी थमता नजर नहीं आ रहा, बल्कि शांति वार्ता की संभावनाओं के बीच भी जमीनी स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। जहां पर एक तरफ कूटनीति की मेज पर बातचीत की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में मिसाइलें बोल रही है। कीव पर हुए इस हमले ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिन यूक्रेन संकट के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और दुनिया की नजरें अब ट्रंप और जेलेंस्की की प्रस्तावित बैठक पर टिक गई है। यह बैठक शांति की दिशा में कदम बनेगी या युद्ध की आंच में और तेज होगी, इसका जवाब फिलहाल भविष्य में मिलेगा। दक्षिण पूर्व एशिया के एक लंबे समय से सीमा विवाद में आखिरकार गोलियों की आवाज थमने की उम्मीद अब जग गई है। जहां बीते दिनों तक बारूद, विस्थापन और मौत की खबरें आ रही थी, वहां अब युद्ध विराम की घोषणा ने एक नई राहत की सांस साफ तौर पर ली। बता दें कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जारी तनाव के बीच शनिवार दोपहर 12 बजे से तत्काल प्रभाव से सीजफायर लागू कर दिया गया। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड की साझा सीमा पर पिछले कुछ दिनों से स्थिति लगातार गंभीर है। सीमा क्षेत्र में हुए हिंसक संघर्षों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और करीब 5 लाख लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ये संघर्ष एशिया के उन टकरावों में शामिल है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान लगातार कम रहा, लेकिन मानवीय नुकसान बेहद गंभीर हो गया। वास्तव में शनिवार को लिया गया यह फैसला दोनों देशों के लिए काफी अहम मोड़ माना गया। कंबोडिया और थाईलैंड ने दोपहर 12 बजे से तुरंत प्रभावी युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जता दी। इसका उद्देश्य सीमा पर तनाव कम करना और शांति बहाल करना बताया गया। सीजफायर समझौते के तहत कई अहम बिंदुओं पर सहमति बन गई। दोनों देशों ने तय किया कि सभी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरीके से रोका जाएगा। ना तो नागरिक इमारतों को निशाना बनाया जाएगा और ना ही सैन्य ठिकानों पर कोई हमला होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरीके की कोई गोलीबारी सैनिकों की स्वीकार नहीं होगी। इस समझौते में मानवीय पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही सीमा क्षेत्रों में मानवीय मदद बढ़ाने और विस्थापित लोगों को सहायता करने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा दोनों देशों ने आपको बता दें कि खदान निषेध कानूनों का पालन करने की प्रतिबद्धता दिखा दी। सीमा क्षेत्रों में बिछी बारूदी सुरंग को हटाने का काम मिलकर आपको बताने किया जाएगा। ये कदम न केवल सैनिकों बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना गया। दरअसल ये समझौता केवल सीमा संघर्ष तक सीमित नहीं है। कंबोडिया और थाईलैंड ने साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जता दी। यानी कि सीमा पर शांति के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में इसको काफी ज्यादा अहम माना गया। विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर इसको काफी अहम फैसले माने गए हैं। सीजफायर लागू होने के 72 घंटे बाद 18 कंबोडियाई सैनिकों को वापस लौटाया जाएगा। इन दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में इसको देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी चर्चा का केंद्र रहा। बीते दिनों ट्रंप ने दावा किया कि वह एक फोन कॉल के जरिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष रुकवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि वे ताकत के दम पर शांति स्थापित कर देंगे। बैठक में यह भी याद दिलाया गया कि 22 दिसंबर को विशेष विदेश मंत्रियों की बैठक में शांति बनाए रखने और बल प्रयोग से बचने की अपील भी उनकी तरफ से की गई थी। यानी कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस सीजफायर के पीछे एक अहम वजह माना गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम टिक पाएगा? क्या दोनों देश वास्तव में संवाद और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? फिलहाल गोलीबारी थमने और राहत की उम्मीद ने सीमा क्षेत्रों में एक नई सुबह की संभावना जरूर बढ़ा दी है। खबर जापान से है, जहां पर कुदरत की शक्ति और इंसानी मजबूरी जब आमने सामने आती है तो नतीजा भयावह मंजर के रूप में बदल ही जाता है। दरअसल ये पूरा मामला जापान के गुनमा प्रांत से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार देर रात प्रांत के मिनाकामी कस्बे में आपको बता दें कि एक बड़ा सड़क हादसा होता है। पुलिस की माने तो इलाके में बर्फीले मौसम के कारण और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। इसी वजह से एक्सप्रेसवे पर चल रहे 2 ट्रक आपस में टकराते हैं। ये टक्कर इतनी तेज थी कि एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। लेकिन हादसा यही नहीं रुका।
पीछे से आ रही गाड़ियों को समय रहते इस टक्कर का अंदाजा नहीं हो पाया, जिससे बर्फ में जमी जो बर्फ सड़कों पर जम गई थी वो कहीं ना कहीं फिसलन का कारण बन गई। इसके बाद लगातार गाड़ियां आपस में टकराने लगी। 50 से ज्यादा वाहन आपस में टक्कर खा गए। कार, वैन और अन्य वाहन एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों से बाहर निकलकर भागने लगे। टक्कर के बाद स्थिति और गंभीर हुई। एक वाहन में अचानक आग लगती है। ये आग तेज हवा और आसपास खाड़ी पहाड़ों की वजह से काफी तेजी के साथ फैलती है। कुछ ही समय में आग 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों तक पहुंचती है। कई वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। इस भीषण हादसे में 77 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत की खबर आई है। इसके अलावा 26 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक घायलों में से 5 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई गई। हालांकि घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के समय भी बेहद संवेदनशील स्थिति बनी हुई थी। जापान के साल के अंत में नए साल की छुट्टियों को लेकर एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक रहता ही है। इसी वजह से एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या सामान्य से कई अधिक थी। पुलिस ने बताया कि इस इलाके के लिए शुक्रवार देर रात भारी बर्फबारी की चेतावनी पहले ही जारी हो गई थी, लेकिन छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में लोग यात्रा पर निकल पड़े। बर्फीले सड़क और घने कोहरे हादसे की सबसे बड़ी वजह बन गए। हादसे के बाद दमकल विभाग, आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू में करने में करीब 7 घंटे लग गए। जांच और सफाई कार्य के चलते एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा कुछ देर के लिए बंद रहा। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में बर्फबारी की आशंका एक बार फिर से जता दी है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की फिलहाल प्रशासन अपील भी कर रहा है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर चीन में जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि लगातार अब जापान में भी ऐसे ही हादसे हो रहे हैं और एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके का यह हादसा हुआ है ये एक बड़ा सबक भी है। और जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी है, ऐसे में कोहरे से बचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आग की तीव्रता आप इस धुएं के गुबार से देख सकते हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी में आग लगी थी और वहाँ पर इतनी बर्फ़ होने के बावजूद भी एक एक गाड़ी करके आग की चपेट में आती गई। कई गाड़ियां आग में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एक महिला की फिलहाल इसमें मौत बताई गई है और लगभग 26 से ज्यादा लोग इस हादसे में बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं।